हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद असल में MJF की हालत कैसी है, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप क्या रही, टाई वैल्करी का AEW के साथ फ्यूचर क्या है, AEW के अगले पे-पर-व्यूज कौन से होने वाले हैं और AEW का फर्स्ट एवर हाउस शो कैसा रहा है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि लास्ट वीक का डायनामाइट शो एक काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था और हमें इस शो के ऊपर रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू की बात की काफी सारी स्टोरीज अनफोल्ड होती हुई दिखाई दी है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस डायनामाइट शो की व्यूअरशिप की तो गाइज सरप्राइजिंगली लास्ट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उसके पहले हुए शो के मुकाबले ज्यादा नहीं सिर्फ 0.7% कम हुई है। और जहां पर इसके पहले हुए डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली थी 858 के व्यूअर्स, तो वहीं पर लास्ट डायनामाइट शो की व्यूअरशिप मिली है 852 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो डायनामाइट शो की व्यूअरशिप के अंदर उतना बड़ा तो ड्रॉप नहीं है और हम कह सकते हैं कि डायनामाइट शो ने एक तरीके से अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। पर फिर भी अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर डायनामाइट शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए शो के मुकाबले करीब 7% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली थी 0.29, तो वहीं पर हाल ही में डायनामाइट शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर रेटिंग्स मिली है 0.27। जो देखा जाए तो डेमोग्राफिक के अंदर एक काफी सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। लेकिन इस सब के बाद भी लास्ट डायनामाइट शो वेंसडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर शायद नंबर 5 की पोजीशन के ऊपर आता है, जो कि उसके पहले वहीं पर था। जो देखकर हम समझ सकते हैं कि डायनामाइट शो ने अपनी व्यूअरशिप और पोजीशन दोनों ही मेंटेन की है। लेकिन गाइज अब देखना पड़ेगा कि आगे चलकर AEW के शोज की व्यूअरशिप बढ़ती है या नहीं, क्योंकि काफी सारे लोग इस व्यूअरशिप के अंदर जंप देखना चाहते हैं जो कि नियरली 1 मिलियन के ऊपर ही होना चाहिए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि लास्ट डायनामाइट शो के ऊपर डेब्यू करने के बाद हाल फिलहाल में टाई वैल्करी का AEW के साथ स्टेटस क्या है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर लास्ट डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि टाई वैल्करी यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार फ्रैंकी मो ने AEW के अंदर आ चुकी है और वो डेब्यू करते ही जेड कार्गिल की TBS वुमेन चैंपियनशिप के पीछे जा रही है। पर इस सब के बाद यहाँ पर काफी सारे लोगों के मन में सवाल था कि टाई वैल्करी का AEW के साथ आगे स्टेटस क्या है। और गाइज इसके ऊपर बात करते हुए AEW के चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने अपनी तरफ से अनाउंस कर दिया है कि टाई वैल्करी फाइनली ऑल ईट हो चुकी है, यानी कि टाई वैल्करी ने AEW के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और आगे चलकर टाई वैल्करी AEW के लिए काम करने वाली है। लेकिन गाइज देखना पड़ेगा कि टाई वैल्करी का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट कितना लंबा है और उन्हें इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कितनी सैलरी मिल रही है, क्योंकि इसको लेकर कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की। पर मोस्टली AEW के हर एक सुपरस्टार का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का होता है, इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 3 सालों तक तो टाई वैल्करी AEW के साथ ही रहने वाली है। तो देखना पड़ेगा कि टाई वैल्करी के साथ AEW के फ्यूचर में क्या क्या होता है। पर मैं तो उन्हें AEW के अंदर काम करने के लिए गुड लक विश करना चाहूंगा और होप करूंगा कि उनका फ्यूचर काफी जबरदस्त हो। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि अब रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद AEW के अगले कौन से पे-पर-व्यूज होने वाले हैं। तो गाइज अगर आप AEW के पे-पर-व्यू साइकिल को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि पहले AEW साल में सिर्फ 4 पे-पर-व्यूज करती थी, जो AEW के मेजर कोर पे-पर-व्यूज थे, जैसे कि डबल और नथिंग, रेवोल्यूशन, ऑल आउट और फुल गियर। पर हाल ही में इस कैलेंडर के अंदर लास्ट ईयर से एक और नया पे-पर-व्यू भी जुड़ चुका है, जो कि AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों का एक कंबाइंड पे-पर-व्यू होता है। और हाल ही में फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू को लेकर भी डेट आ चुकी है कि पे-पर-व्यू कब होने वाला है और ये भी रिवील हो चुका है कि रेवोल्यूशन के बाद का AEW का पे-पर-व्यू कौन सा होने वाला है। और गाइज रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू चलने के दौरान AEW ने फाइनली अनाउंस कर दिया है कि रेगुलर कैलेंडर ईयर की तरह ही रेवोल्यूशन पे-पर-व्यू के बाद का पे-पर-व्यू डबल और नथिंग 2023 होगा, जो कि हमें मई 28, 2023 को लास वेगास नेवाडा से देखने को मिलने वाला है, जो कि डबल और नथिंग पे-पर-व्यू की रेगुलर वेन्यू है। जिससे ये तो कंफर्म होता है कि अब AEW का अगला पे-पर-व्यू डबल और नथिंग 2023 होने वाला है। और गाइज सच में मैं ये पे-पर-व्यू देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ और मुझे भी देखना है कि इस पे-पर-व्यू पर क्या क्या होता है। पर इसके साथ ही मैंने आपको कहा है कि AEW ने फॉरबिडन डोर पे-पर-व्यू की भी डेट रिवील कर दी है
और हाल ही में AEW ने अपने तरफ से अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि AEW और न्यू जापान प्रो रेसलिंग इन दोनों का फॉरबिडन डोर पेपर-व्यू जून 25, 2023 को टोरंटो ओंटारियो कनाडा से होने वाला है, जो कि डबल और नथिंग पेपर होने के बाद सिर्फ 1 महीने में ही होगा। तो गाइस देखना पड़ेगा कि अब डबल और नथिंग पेपर होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर AEW अपने अगले बड़े पेपर यानी कि फॉरबिडन डोर के लिए किस तरीके से बिल्ड करती है, क्योंकि हमने देखा है AEW लॉन्ग टर्म स्टोरी लाइन्स करती है जो कि 3-4 महीने तक चलती है, लेकिन देखना पड़ेगा कि अब 1 महीने के अंदर AEW फॉरबिडन डोर किस तरीके से पुल आउट करती है। पर लास्ट ईयर का फॉरबिडन डोर पेपर देखने के बाद मैं इस साल का फॉरबिडन डोर देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आप आने वाले AEW के पेपर को देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW के हाउस शोज को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप WWE को फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि हाउस शोज के कंसेप्ट क्या है, जिन्हें कि आप WWE के टर्म्स के अंदर लाइव इवेंट्स कहते हैं। और गाइज ये कुछ ऐसे शोज होते हैं जो कि रॉ और स्मैकडाउन की तरह ही होते हैं, लेकिन ये कभी टेलीकास्ट नहीं होते और इसलिए इन्हें लाइव इवेंट्स या फिर हाउस शोज कहा जाता है। और AEW को लेकर काफी पहले से इसे अपडेट सामने आ रही थी कि हमें AEW भी अपने हाउस शोज स्टार्ट करती हुई दिखाई दे सकती है, और इसके बाद AEW ने ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट भी कर दी थी। और गाइज अब हमें फाइनली AEW का फर्स्ट एवर हाउस शो भी देखने को मिल चुका है। और गाइज सच बताऊं तो मैं इस पूरे के पूरे शो का रिव्यू तो नहीं करने वाला, क्योंकि ये कभी टेलीकास्ट नहीं हुआ, इसीलिए मुझे कुछ ठीक से नहीं पता कि शो के ऊपर क्या क्या हुआ है। पर इस शो के पूरे रिजल्ट्स शायद आप हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहां पर आर्टिकल्स के अंदर पढ़ सकते हैं। पर मैं यहाँ पर आपको इस शो के ऊपर मेरे अपने थॉट जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जितने सोशल मीडिया के ऊपर AEW के फर्स्ट एवर हाउस शोज के क्लिप्स या वीडियोस देखे हैं, तो देखकर ऐसा लगता है कि AEW के हाउस शोज की लेवल AEW के डार्क या फिर डार्क एलिवेशन से भी काफी ज्यादा है। और गाइज ये अपने आप में काफी बड़ी बात है, क्योंकि डार्क और डार्क एलिवेशन ये ऐसे शोज है जो कभी टेलीकास्ट होते हैं, पर वहाँ पर भी हमें कुछ रेगुलरली बहुत ही बढ़िया चीजें नहीं देखने को मिलती। पर हमें हाउस शोज के अंदर काफी बढ़िया चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि जॉन मॉक्सली की मैचेस जो कि AEW के टॉप स्टार है पर हाउस शोज के ऊपर रेसल कर रहे हैं। और गाइज ना सिर्फ इतना ही, बल्कि हाउस शोज अटेंड करने के लिए काफी बड़ा क्राउड आ रहा है, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि शायद AEW के हाउस शोज AEW के डार्क या फिर डार्क एलिवेशन शोज से भी काफी बढ़िया हो रहे हैं। और ये सच में AEW को ग्रो करने के लिए काफी मदद करेगा, जो देखकर मेरे तो AEW के हाउस शोज के लिए थॉट्स काफी पॉजिटिव है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि AEW के हाउस शोज को लेकर इतनी सब चीजें देखने के बाद आपका इस सब के ऊपर क्या कहना है। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि रेवोल्यूशन पेपर के बाद MJF की हालत कैसी है और अपने बर्थडे के ऊपर MJF ने क्या कुछ स्पेशल किया है। तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर रेवोल्यूशन पेपर का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि रेवोल्यूशन पेपर में हुआ MJF और ब्रायन डेनियल्स का मैच कितना खतरनाक मैच रहा है। और ये मैच देखते समय कई बार लग रहा था कि कहीं कोई सुपरस्टार इंजोर्ड ना हो जाए। और फाइनली ये पेपर खत्म होने के बाद हमें इस पेपर की फर्स्ट पार्टिसिपेंट यानी कि MJF का फर्स्ट लुक देखने को मिला है। और MJF ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ये फोटो शेयर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि ब्रायन डेनियल्स के खिलाफ एक काफी खतरनाक मैच देने के बाद MJF की हालत काफी खराब है। और यहाँ पर MJF के आंखों के ऊपर स्वेलिंग भी हुई है। और MJF का यही कुछ हाल हमने डायनामाइट शो के ऊपर भी देखा था, पर MJF ने काफी बड़ी हैट पहनी थी, इसलिए हमें वहाँ पर कुछ क्लियरली नहीं दिखाई दिया। पर सच में MJF की हालत देखने के बाद अगर कोई कहता है कि रेसलिंग एक फेक स्पोर्ट है तो उसे ऐसा कहने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। लेकिन गाइज इसके साथ ही MJF को लेकर एक और अपडेट सामने आ रही है कि जब लास्ट डायनामाइट शो चल रहा था तब MJF का बर्थडे था और MJF ने अपने बर्थडे के ऊपर एक काफी जबरदस्त चीज की है। और हाल ही में MJF ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर एक फोटो शेयर किया है, जहां पर MJF ने लिखा कि MJF अपना बर्थडे इस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं। और गाइस ये देखकर हम कुछ कह नहीं सकते कि MJF ने अपने बर्थडे के ऊपर एक कार खरीदी है या फिर MJF इस कार के अंदर सिर्फ एक राइड लेने वाले हैं। पर सच में देखने के बाद लगता है कि MJF अब वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद काफी ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और अब वो एक काफी लैविश लाइफ जी रहे हैं, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?